Hello guys, I welcome you all to the day 187 of our series, and in today's session I'm going to introduce you to the world full of imaginations and possibilities with conditional sentences. So let's get started, and here is your yesterday's task. So let's have a look at it first. Here you were supposed to translate these given sentences into English. So first one is, हमारा स्कूल बच्चों को छुट्टी होने के बाद भी स्पोर्ट्स सुविधाओं का इस्तेमाल करने देता है। तो ये हो जाएगा our school lets because our school, the subject is singular, that's why we have to use singular verb. So our school lets the students use the sports facilities after school hours. So either you can write it in this way, or you can also say that our school permits or our school allows. Our school either permits or allows the students, and in the case of permit and allow you have to use to use the sports facilities. तो ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, साइड हो जाओ शौर्य, उस महिला को बैठने दो। तो साइड हो जाओ, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मूव असाइड और गेट असाइड शौर्य, और उसके बाद में हो जाएगा लेट दैट लेडी लेडी और वुमन sit. And the next sentence is, सनी इस बात को लेकर काफी सावधान था कि वो कुत्ते को सोफे पर नहीं बैठने दे। तो ये हो जाएगा Sunny was careful ना बैठने दे, not to let the dog sit on the sofa. Either you can say that he was careful not to let the dog sit, or you can also say that not to allow the dog, and after that to sit. In case of allow you have to put to just before the main verb. So Sunny was careful not to let, और यहाँ पे जो to हमने यूज किया है ये हमने कॉजेटिव वर्ब में यूज किया है। हम कॉजेटिव वर्ब में टू यूज कर सकते हैं, आईएनजी स्ट्रक्चर उसका हम फ्रेम कर सकते हैं, उसको हम सिंगुलर प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। बस हमारी जो मेन वर्ब यानी कि हमारी जो एक्शन वाली वर्ब रहती है इसको हम एज इट इज रखते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है, मैं खाना बनाते समय ध्यान नहीं दे रही थी और मैंने खाने को जलने दिया। तो ये हो जाएगा I wasn't ध्यान देना, to pay attention, और अगर मैं ध्यान नहीं दे रही थी so I wasn't paying attention। और कब खाना बनाते समय, तो ये हो जाएगा while cooking और while preparing the food, and और उसके बाद में क्या हुआ, मैंने खाने को जलने दिया, and let the food burn और उसको जलने दिया। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, शिल्पा के पापा उसे कोई कुत्ता अडॉप्ट नहीं करने देंगे क्योंकि उसे कुत्तों से एलर्जी है। तो ये हो जाएगा शिल्पा's father will not को आप want भी यूज कर सकते हो, so won't let her adopt a puppy because, and after that I'm writing it here, he is allergic to dogs।
क्योंकि उसे खुद को कुत्तों से एलर्जी है, ही इज एलर्जिक टू डॉग्स, दैट्स व्हाई ही वॉन्ट लेट हर अडॉप्ट अ पपी, और ही विल नॉट अलाउ हर और परमिट हर टू अडॉप्ट अ डॉग। तो ये थी हमारी पूरी ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। वेल, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? They let you know about the situations and their results. ये आपको बताते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या सिचुएशन है और फिर उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो बेसिकली अ कंडीशनल सेंटेंस इज रिटन इन टू पार्ट्स. The first part or one part of it is known as if clause or condition, and the remaining part is known as either main clause or you can say it as a result of the condition. And keep the one thing in mind that you have to put your condition always in if clause. अच्छा, आप देखते हैं आगे if clause क्या होता है, main clause क्या होता है. First of all, let us understand this word clause. Clause means this part of the sentence has a subject and a verb in it. कि किसी भी पार्ट में अगर एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट हियर, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये आ गए तो वो अपने आप में क्लॉज बन जाती है, और बहुत सारे क्लॉजेस मिलके एक सेंटेंस बना देते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो या फिर कि दो मिनी सेंटेंसेस हो जाएंगे, ये छोटे छोटे दो सेंटेंसेस हो जाते हैं. एक तो रहता है जिसमें कंडीशन गिवन हो, उसके बाद में एक रहता है जिसमें उस कंडीशन, उस सिचुएशन का रिजल्ट गिवन हो. देखिए, इफ क्लॉज ये आपको बताती है सिचुएशन या कंडीशन कोई भी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी हार्ड, कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, इफ यू स्टडी हार्ड, और मेन क्लॉज में आ जाएगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे देन यू विल पास योर एग्जाम्स, तुम अपने एग्जाम्स को पास कर लोगे. यही है. तो ये जो दो पार्ट्स हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है. And in case of a conditional sentence, one thing always depends on the another. हमेशा एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती हुई आपको मिलेगी, दोनों इंटररिलेटेड से आपको मिलेंगे. And they can talk about either real or imaginary situations. यानी कि रियल या फिर यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर लेना, पॉसिबिलिटीज. यानी कि रियल सिचुएशंस के बारे में बताते हैं. सो दे टेल अस अबाउट रियल सिचुएशंस, अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड अबाउट इमेजिनेशंस, यानी इमेजिनरी सेंटेंसेस, इमेजिनरी सिचुएशंस. सो देयर आर टू वेज इन विच अ कंडीशनल सेंटेंस कैन बी रिटन. दो तरह से हम लिख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस को. एक तो कंडीशन हम स्टार्टिंग में रखें और उसका रिजल्ट बाद में रखें. यूजुअली, नॉर्मली, यानी मैक्सिमम केसेस में ये स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो किया जाता है कि स्टार्टिंग में कंडीशन, लाइक इफ यू स्टडी हार्ड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द रिजल्ट, मींस यू विल पास योर एग्जाम्स. तो इस तरह से रखा जाता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इसी तरह से, इसी फॉर्मेट को फॉलो करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. यू कैन रिवर्स द स्टेटमेंट ऑल्सो. आप ये भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग आप कर दो रिजल्ट से, उसके बाद में आप लगा दो कंडीशन, लाइक यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड. दोनों भी सही, ये दोनों ही सही है. मीन्स ऑर्डर जो है क्लॉजेस का वो मीनिंग को चेंज नहीं करता सेंटेंस के को. सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है. जैसे आपने यहाँ पे देखा, बस एक छोटा सा इनमें चेंज आता है, एंड दैट इज अबाउट कॉमा. अगर हम इफ यानी कि कंडीशन वाला जो स्टेटमेंट है, इफ क्लॉज जो है, इसको स्टार्टिंग में रखते हैं, तो उसके बाद में जब हम मेन क्लॉज लिखेंगे तो इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से. लेकिन अगर आप रिजल्ट को पहले यहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो उसके बाद में आपको कोमा पुट करने की जरूरत नहीं होगी. तो ये एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बताया है कंडीशनल सेंटेंस का. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लाइक इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन. तो यहाँ पे इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू, ये तो हो गई हमारी कंडीशन कि अगर ऐसा होता है तो यू गेट ग्रीन, और रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, that you will get the green color, कि आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा. और इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हो, इसे स्टार्ट करके, like you get green if you mix yellow and blue. दोनों ही करेक्ट होंगी. आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा that we haven't put any kind of comma here in the second part, in the second type of statement.
जबकि हमने फर्स्ट में यहाँ पे कोमा को यूज किया था. Now let's move forward. And it is not necessary that you have to use if in every statement, in every case. हर बार जरूरी नहीं है आप if को ही यूज करो. You can use the above mentioned words accordingly as per the context. आप इनमें से किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो. आप if को भी यूज कर सकते हो, as if भी आ सकता था. जैसे इस केस में अगर मैं बात कहूं, in case you study hard, you will pass your exams. या फिर suppose you study hard, you will pass your exams. वो भी सेम वही मीनिंग देता और करेक्ट होता. या फिर only if you study hard, you will pass the exams. अब यहाँ पे उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी कंडीशन यही है. तो अब यहाँ देखिए जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स से जो भी हमारा सेंटेंस का पार्ट स्टार्ट होता है वो कहलाता है हमारा इफ क्लॉज. अब एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ये स्टेटमेंट है हमारी, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड. अब यहाँ पे इफ, यहाँ पे हमें पता चल गया दैट दिस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इफ, दैट मीन्स दिस इज आवर इफ क्लॉज. And the latter part of the statement is denoting the result. That's why this is our main clause. यानी कि ये हमारी मेन क्लॉज हो गई यहाँ पे. तो क्योंकि if given था हमें पता चल गया. लेकिन कई बार क्या होता है, अब जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप देखिए, यहाँ पे हमें if given नहीं है, लेकिन यहाँ पे suppose given है. suppose भी एक कंडीशनल वर्ड है. हमने अभी देखा उस लिस्ट में से ही एक वर्ड ये भी है, suppose. अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये तो थी हमारी इफ क्लॉज. तो अब यहाँ पे सपोज से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम अब इसको सपोज क्लॉज बोल सकते हैं? नहीं, ये हमेशा हमारी इफ क्लॉज ही रहेगी, चाहे कोई भी कंडीशनल वर्ड यूज हो. इनमें से किसी भी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को हम यूज करें, ये हमेशा ही हमारी इफ क्लॉज रहेगी, चाहे इफ को इसमें यूज किया जाए या ना किया जाए. नेक्स्ट है इन केस यू नो द आंसर रेज योर हैंड. तो यहाँ पे भी इन केस वाला जो ये पार्ट है, ये यहाँ पे भी आपका इफ क्लॉज ही कहा जाएगा. इसको यहाँ पे इन केस क्लॉज हम नहीं कहेंगे. नेक्स्ट है शुड यू नो द आंसर रेज योर हैंड. और यहाँ पे जो शुड है, ये शुड यहाँ पे सजेशन वाला नहीं है, यहाँ पे ये सजेशन नहीं डिनोट कर रहा. इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट it is denoting the case of condition. It is a substitute for if, यानी कि if की जगह पे इसको यूज किया गया है. ये if के सेंस में ही यहाँ यूज हो रहा है, like if you know the answer, या फिर आप ये कहो should you know the answer, both means the same. दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है would that you know the answer. अगेन यहाँ पे फिर से ये if को ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी if की जगह पे ही हमने इस would that को यहाँ यूज किया है. Keep one thing in mind, that you have to use that if you are using would, but in case you are using should, so you need not put that just after this word should. यानी कि अगर आप should को यूज कर रहे हो if की जगह पे, तो आपको that नहीं लगाना, लेकिन अगर आप would को यूज कर रहे हो तो आपको that रखना है यहाँ पे. ये चीज ध्यान रखना. और इनका ऑर्डर हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि चाहे कंडीशन पहले हो रिजल्ट बाद में हो, या फिर रिजल्ट पहले दे दिया और कंडीशन हमने बाद में लगाई. सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर विच क्लॉज कम्स एट फर्स्ट, बोथ मीन्स द सेम. दोनों का मीनिंग सेम होगा यहाँ पे. अब जैसे ये है रेज योर हैंड, ये मैंने इस बार पहले बोल दिया. इफ यू नो द आंसर, या फिर रेज योर हैंड प्रोवाइडेड दैट यू नो योर आंसर, यू नो द आंसर. तो हम किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो फर्स्ट है इफ यू लीव आइज इन द सन. इन द सन मीन्स इन द सनलाइट, इसकी बात हो रही है. सो इफ यू लीव द आइज इन द सन इट मेल्ट्स. तो यहाँ पे कंडीशन थी हमारी इफ यू लीव द आइज इन द सन, यहाँ पे इफ ही गिवन है. इट मेल्ट्स, कोमा के बाद में इट मेल्ट्स, और ये हो गया हमारा रिजल्ट कि अगर आप आइज को रखोगे तो पिघलेगी ही, तो ये रिजल्ट हो गया इट मेल्ट्स. नेक्स्ट है जैसे इफ यू स्टैंड इन द रेन, अगर तुम बारिश में खड़े होते हो, यू गेट वेट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तुम गीले हो जाओगे वहां पे.
तो ये था हमारा इफ क्लॉज, कॉमा, और ये हो गई हमारी मेन क्लॉज। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लाइक यू गेट वेट इफ यू स्टैंड इन द रेन। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन फर्स्ट केस में आपने देखा कोमा यहाँ पे नेसेसरी था ताकि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके, लेकिन सेकंड में कोमा हमने नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं था, यहाँ पे कंटिन्यूटी अपने आप मेंटेन की गई है। और ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद में आता है मिक्स्ड कंडीशनल्स। तो हम यहाँ से नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे 0 से, कि 0 में क्या रहता है, उसके बाद में फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद में जब ये सारे क्लियर हो जाएंगे फिर हम करेंगे मिक्स्ड कंडीशनल्स। तो आज का सेशन जो था वो सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए था कि एक्चुअल में व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस एंड हाउ डू वी राइट देम, किस तरह से हम उनको लिखते हैं। और आप इनको एक बार पढ़ सकते हो कि इनमें क्या क्या होने वाला है। ये ब्रीफ है, एक टाइप से आपका यहाँ पे ब्रीफिंग है कि 0 कंडीशनल में हम किसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम सारे इनको डिटेल में करेंगे। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस है, अगर आप इनकी रीडिंग लोगे you will find that every sentence is almost similar to the another one, लेकिन यहाँ पे similar नहीं है, ये सभी different है। all of these sentences give out different meanings, अलग अलग meaning दे रही हैं ये sentences सभी, क्योंकि ये 0, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड कंडीशनल का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड के मैंने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, तो ये हम आने वाले सेशंस में करेंगे डिटेल में। Now let's come to the vocabulary portion, और vocabulary में हम कर रहे थे adjective और verb के बाद में जो fixed preposition है हमारी, इनकी रीडिंग हम कर रहे थे। ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। इसमें देखते हैं, फर्स्ट है live with something। live with something, कोई भी बुरी सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट कोई सिचुएशन है आपकी, तो क्या आपको उसी में आगे चल के सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसी के साथ में आगे बढ़ो, उसके लिए हम ये यूज करते हैं लिव विद समथिंग। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू समथिंग। रेजिस्ट, ये बना है रेजिस्ट से, इसकी वर्ब हो जाएगी resist, resistant is the adjective here. So resist का मीनिंग होता है किसी को अपोज करना, किसी के अपोजिशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो resistant to something यानी कि कोई काम होने से रोकना, उसको resist करना। Opposed to something and trying to stop it from happening. Next है representative of something or somebody। ये बना है verb represent से। represent ये हो गई हमारी वर्ब, रिप्रेजेंटेटिव ये हो गया एडजेक्टिव, और इसका नाउन हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन नाउन। इसी तरह से जैसे फर्स्ट ये था रेजिस्टेंट एडजेक्टिव और रेजिस्ट वर्ब फॉर्म, और इसका नाउन हो जाता है रेजिस्टेंट का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो अभी आते हैं रिप्रेजेंट पे। अब देखिए रिप्रेजेंट यानी कि आप किसी भी चीज को दर्शाते हो, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग और समबडी यानी कि आप अपने पूरे ग्रुप में से एक ऐसे चुने जाते हो, ऐसे पर्सन चुने जाते हो जो पूरे ग्रुप की जो क्वालिटीज हैं उनको शो करेगा आगे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को हम यूज करते हैं। इसके सिनोनिम में आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो डेलीगेट। डेलीगेट ये वही पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बाकियों को रिप्रेजेंट करे अपने ग्रुप में से। हो सकता है वो वैसे इलेक्टेड हो या किसी ने वैसे ही चूज किया हो उसको, लेकिन वो पर्सन हो जाता है डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव आपका। नेक्स्ट है रिकंसाइल्ड टू समथिंग, कि कोई बुरी सिचुएशन है, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उसी में रहना पड़ेगा, यानी कि टू accept something bad unwillingly। unwillingly यानी कि ना चाहते हुए। और इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास reluctantly। रिलक्टेंटली का भी वही मीनिंग हो जाता है ना चाहते हुए किसी बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, खुद को उसी में ढाल लेना। वहां पे हम ये यूज करते हैं रिकंसाइल्ड टू समथिंग या फिर रिजाइंड टू समथिंग। रिजाइन का एक मीनिंग तो ये होता है इस्तीफा दे देना, लेकिन उसके अलावा रिकंसाइल के सेंस में भी हम रिजाइन को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन समबडी और समथिंग। ये आपको पता है कि अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना, रिलाय करना यानी कि डिपेंडेंट ऑन समबडी और समथिंग। और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट का जो नाउन फॉर्म है वो हो जाएगा डिपेंडेंस, और इसकी वर्ब हो जाएगी डिपेंड। नेक्स्ट है सबसर्विएंट टू समबडी, यानी कि देखो सर्विएंट आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, सर्वेंट से, सबसर्विएंट को आप सर्वेंट से कनेक्ट करके याद रख पाओगे। सर्वेंट हमेशा ही जो भी ऑर्डर्स उसको दिए जाते हैं उनको फॉलो करता है बिना कोई क्वेश्चन किए, तो वही काम इसमें होता है सबसर्विएंट में। ये हमेशा आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, जो आप कहोगे वही करेगा अनक्वेश्चनिंगली, बिना क्वेश्चन किए कोई। तो ये हो जाएगा सबसर्विएंट, और इसका नाउन बन जाता है NT, यानी यहाँ पे आप ये लगा दो NCE, सबसर्विएंस, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। नेक्स्ट है रिमिनिसेंट। रिमिनिसेंट वो चीज हो जाती है जो आपको याद दिलाती है किसी पर्सन की या किसी सिचुएशन की, किसी प्लेस की, किसी की भी आपको याद दिलवा सकती है, वो हो जाएगा रिमिनिसेंट। ये बना है रिमाइंड से, आप रिमाइंड से इसको याद कर सकते हो, रिमाइंड याद दिलवाना, तो रिमिनिसेंट यानी कि याद दिलवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बार हम इसको पर्सन के सेंस में लेते हैं, सो हर रॉब्स यानी कि क्लॉथ्स के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज रॉब्स। सो हर रॉब्स आर रिमिनिसेंट ऑफ माई मदर्स ड्रेस, कि उसके जो कपड़े हैं वो मुझे मेरी माँ की ड्रेस के याद दिलाते हैं। तो रिमिनिसेंट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्लेस के लिए इसको यूज करना चाहो तो आप ये कह सकते हो दैट द साइट्स, या फिर सिंपली द साइट और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज reminiscent. I'm putting just R here for reminiscent of my childhood, यानी कि यह जो जगह है या ये साइट है ये मुझे अपने चाइल्डहुड की याद दिलाती है। तो ये हो गया हमारा reminiscent। डेलीगेट हम कर चुके हैं। अब इन सभी वर्ड्स को एक पैसेज में हम देख लेते हैं। सो सम ऑफ द वर्कर्स रिमेन स्टबर्नली, स्टबर्न आप ये भी यूज कर सकते हो पिग हेडेड, या फिर swollen headed, swelled headed, stiff necked, तो यानी कि जो बहुत जिद्दी होता हो कोई पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं stubborn. So some of the workers remain stubborn. कुछ वर्कर्स जो थे वो जिद्दी थे, रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि जो भी बदलाव हो रहे थे वो उनको रेजिस्ट कर रहे थे, उनको अपोज कर रहे थे, बट दे आर नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजॉरिटी। लेकिन वो जो लोग थे, जो स्टबर्न वर्कर्स जो थे, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे मेजॉरिटी के, मतलब मेजॉरिटी ने उनको चुना नहीं था, अपना डेलीगेट नहीं चुना था। Who now seem reconciled to the new proposals. तो इस वजह से, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना गया था, तो इस वजह से इन वर्कर्स को अल्टीमेटली, अनविलिंगली बट अल्टीमेटली, यानी कि ना चाहते हुए उन्हें रिकंसाइल यानी कि हार माननी पड़ी न्यू प्रपोजल्स के केस में। नेक्स्ट है द वे दीज विमेन आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, यानी कि जिस तरह से ये जो औरतें हैं ये निर्भर करती हैं अपने हस्बैंड्स पे, एंड स्टिल सबसर्विएंट टू देम, और फिर भी उनकी सारी आज्ञा मानती हैं, यानी कि वो जैसे कहें, जो करने को कहें वो करती हैं, सबसर्विएंट की तरह, एक सर्वेंट की तरह वो करती हैं, इज द रिमिनिसेंट ऑफ लाइफ इन 19th सेंचुरी। तो ये एक तरह से एक रिमिनिसेंट, यानी कि आप ये कह सकते हो इसमें एक झलक दिखती है 19th सेंचुरी की, कि 19th सेंचुरी की याद आती है ये सारे काम देखते हुए हमें। तो रिमिनिसेंट का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन से फिक्स्ड प्रपोजिशन अटैच्ड है इन सब से, इन्हें आपको नहीं भूलना है। और ये होगा आपका टास्क, आपको इन्हें मैच करना है। यहाँ पे आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है, इस केस में आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। और एक और ट्रांसलेशन है, एंड दिस ट्रांसलेशन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, बेसिकली जीरो कंडीशनल,
इस पे बेस्ड है ये, और आप एक बार ट्राई करना बस इसको ट्रांसलेट करने की। नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन कंप्लीट इन्हीं के ऊपर करने वाले हैं, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई टू देम, एक बार ट्राई जरूर करना आप इनको। सो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।